Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love in with Vangshan. उम्मीद है आप लोगों ने मुझे कल ज़्यादा कर्ज नहीं किया होगा। पार्ट बहुत छोटा था। एक्चुअली बहुत कुछ गड़बड़ हो गई थी कल। आखिर में क्या गड़बड़ हुई थी ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं, हम आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। आज के पार्ट में लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे जो क्यूट से जो भाई बहन थे, यानी जान, यानली, जान और चांगचन, तीनों आपस में बैठे थे और यानली जो कि खाना बना रही थी उसे उठा करके जान ले आया था डाइनिंग रूम में। उसे बिठा करके बोला था हम बाहर से ऑर्डर करेंगे। यानली भी जैसे तैसे करके मान गई थी। वो क्या करे इस इंसान का, इस लड़के का। इसकी याददाश्त क्या चली गई, ये तो पुराना वाला जान बच्चा बन गया है, जिद्दी और बहुत प्यारा इंसान। सान ने बाहर से खाना ऑर्डर किया था, उन लोगों ने खाना खाया और फिर वो लोग वहीं पर सो गए थे सान के अपार्टमेंट पे। अब हालांकि वहाँ दो ही रूम थे, एक में जान और जियांगचन सो गए थे और दूसरे में यानली सो गई थी। मॉर्निंग में जान सुबह 5 बजे उठ गया। बहुत हैरात की बात है, क्योंकि जिस कंडीशन में वो है तब उस टाइम पर जान जल्दी नहीं उठता था। वो जल्दी उठा कैसे? वो उठ कर के और किचन में भी गया था और किचन का सारा कबाड़ा कर दिया था। उसने सूप बनाने का ट्राई किया था। उसने बहुत देर तक सूप को पकाया, लेकिन सूप पका ही नहीं। वो बहुत कंफ्यूज था कि ये सूप पक क्यों नहीं रहा। इसमें सारी वेजिटेबल्स डाली हैं, मसाले भी ठीक ठाक ही हैं। मैंने कच्चा भी पी के देखा, अब ये पक क्यों नहीं रहा है। सान खुद से ही बोल रहा था शायद इस पानी में गड़बड़ है, इस पानी को मैं पसंद नहीं हूँ इसलिए ये पक नहीं रहा है। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज़ आई और वो कोई और नहीं, यानली थी। यानली हंसते हुए किचन में आई और उसने हल्के से जान के सर पर हिट किया और कहा, बुद्धू ऐसे थोड़ी होता है, मतलब पानी को तुम पसंद नहीं हो इसलिए वो गर्म नहीं होगा। कितनी फनी बात है जान। सान ने कहा, संजय आप भी ना। ऐसा कहते हुए उसने पाउट किया और पाउट करते हुए कहा, फिर ये क्यों नहीं उबल रहा? मैं परेशान हूँ इससे। मैंने इसे गैस पे भी रख दिया फिर भी उबल ही नहीं रहा है। याली ने सब कुछ चेक किया। देन उसने कहा, हो गॉड सान, तुम तुम किचन में आया ही मत करो। सान ने कहा, क्यों? मैंने अब क्या गड़बड़ की है? मैंने सारे मसाले ठीक से डाले हैं। मैंने इसमें लाल मिर्च डाली है, हरा धनिया का पाउडर डाला है और भी उसने बहुत सारे मसालों के नाम लिए जो कि सूप में डलते हैं। उसने वेजिटेबल्स के नाम लिए जो उसने डाली हैं और कहा सब कुछ तो ठीक है, मैंने कहाँ गड़बड़ की है। यानली ने सान को कहा, यहाँ पर। उसने उस बोल को पकड़ा और साइड रख दिया और कहा, देखो गैस को जलाया जाता है जान। सान ने कहा, मैं ये तो भूल ही गया, मैं बिना क्या करता रहता हूँ। यानली दोबारा हंस पड़ी। उसने कहा, मतलब तुमने सब कर दिया लेकिन तुम गैस ऑन करना भूल गए। देन यानली ने कहा कि जान जाकर के डाइनिंग रूम में बैठ जाए, सूप वो बना देगी। सिजे ने सूप बनाया और फिर उसे डाइनिंग रूम में लेकर आई। उन्होंने देखा कि जान अपने फ़ोन को लेकर बैठा है। सिजे ने उसका फ़ोन लिया और कहा, तो तुम्हें भूख लगी थी? सान ने कहा, नहीं तो। सिजे थोड़ा कंफ्यूज हो गई। उन्होंने पूछा, फिर सूप? सान ने कहा, अरे वो मैं ये सूप बनाना चाहता था क्योंकि मैं बो के लिए ले जाना चाहता हूँ। बोबो बेचारा भूखा होगा ना, उसे वैसे भी ज़्यादा हैवी फूड खाने को नहीं मिलता है, तो मैं यही लेके जाऊँगा। ये तो वो खा सकता है ना, लिक्विड फूड। यानी ने कहा, खा सकता है। वैसे उसकी हालत में काफ़ी सुधार है, उसकी बॉडी अब बहुत रिएक्ट करने लगी है, वो अपना हाथ पैर हिला पाता है, ये बहुत बड़ी बात है। सान ने पाउट करते हुए कहा, कहाँ बड़ी बात है सिजे, मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रेस लगाए। यानी ने हल्के से स्माइल करते हुए कहा, ठीक है मैं दोबारा बना दूँगी, पर इतने सुबह नहीं जाएंगे ना हम, तुम इस सूप को पी जाओ ठीक है। सान ने कहा, नहीं मैं सुबह ही जाने का सोच रहा था, इसलिए तो अपनी नींद को गोली मार करके मैं उठा हूँ, वरना आपको क्या लगता है मैं क्यों उठता? यानी ने कहा, हाँ मैं वही सोचूं, तुम इतने जल्दी उठ कैसे गए? मुझे तो किसी अलार्म की भी आवाज़ नहीं आई। सान ने कहा, हाँ वो इसलिए नहीं आई क्योंकि मैंने मेरे कानों में ब्लूटूथ लगा रखी थी, वो अलार्म सिर्फ मेरे कानों में बजा था। यानी ने कहा, मतलब तुम ब्लूटूथ लगा कर सोए थे? सान ने कहा, हाँ मैं ब्लूटूथ लगा कर सोया था जिससे मेरी जो अलार्म की आवाज़ है फ़ोन के बाहर ही ना जाए। मैं आपको जगाना नहीं चाहता था, फिर भी देखो ना आप जाग गए और यहाँ आ गए। यानली जिसे कई सारी फीलिंग्स एक साथ ही महसूस हो रही थी,
उसे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी, अपनी शान को वापस पा लेने की खुशी, क्योंकि उसका ब्रदर, उसका लिटिल ब्रदर फिर से लिटिल हो गया है। वो जितना समझदार, जितना मैच्योर, जितना शांत स्वभाव का बन गया था, उससे बिल्कुल उलट वो अपने बचपन में जैसे जीने लगा है। उसे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। यान्नी के मन में एक झलक उतर कर आई। उसे याद आया कि कुछ सालों पहले जब शान की ईबो के साथ शादी हो गई थी, उसके बाद एक दिन जब यान्नी घर आई थी तो उसने शान को देखा था। शान जो कि वहीं सोफे पर बैठा था, बहुत गुमसुम सा, या कहो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। यान्नी के हाथ हिलाने पर वो होश में आया। उसने कहा, हाँ सिजे, आप कब आए? सिजे ने कहा, मैं तो बहुत देर की आई हूँ, तुम कहीं खोए हुए हो? शान ने कहा, नहीं, आप बैठिए, मैं कुछ बना के लेके आता हूँ। सिजे ने कहा, अरे कोई बात नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आई थी। शान ने कहा, आप बैठिए, मैं आता हूँ। और वो चला गया किचन में। थोड़ी देर बाद वो टी लेकर आया और यान्नी को दी और कहा, आप मुझसे मिलने आई हैं बस? यान्नी ने कहा, हाँ, मैं पहले भी तो आती रहती थी। इतना सुनकर के शान ने बस हूँ कहा और वो चुपचाप बैठ गया। यान्नी ने उससे पूछा, तुम ठीक हो? शान ने कहा, यान्नी ने कहा, ये वो कहाँ है? तो इंसान ने कहा, वो शायद बाहर गया है। यान्नी ने कहा, शायद? शान ने कहा, मतलब बाहर गया है, पर कहाँ गया है ये पता नहीं। फिर उनके बीच में एक लंबा साइलेंट चला। ये जो चुप्पी थी वो यान्नी को बहुत चुभ रही थी। उसका भाई इतना साइलेंट क्यों होता जा रहा है? दिन ब दिन वो बातें करना जैसे भूल ही गया है। यान्नी की आंखों के सामने किसी ने हाथ हिलाया और कहा, सिजे, आप कहाँ खो गए हो? मुझे जाना है, इसे पैक कर दो। सिजे ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ तुम, हाँ हाँ हाँ, इसे मैं पैक कर दूँ? फिर विंग ने कहा, नहीं नहीं, आप बैठो, मैं खुद पैक करूँगा, और आप ना काम मत करना। आचिंग से बोलना, वही ब्रेकफास्ट बनाएगा, वही आपको खिलाएगा, और आप ना डॉक्टर से बोलो कि आपको छुट्टी दे दे हॉस्पिटल से, आप बिल्कुल घर जाओ। और मैं उस जिचुआन से भी बोल दूँगा कि आपको ना काम पे ना जाने दे। यान्नी ने कहा, जान, ऐसा नहीं होता, काम करना पड़ता है और मुझे काम करने से खुशी मिलती है। देन यान्नी ने जान को बिठाया और उसे समझाया कि अगर वो काम करेगी तो उसका जो चाइल्ड है वो आलसी बिल्कुल नहीं होगा और वो मेहनती होगा, उसको अच्छा भी लगेगा और वो चुस्त तंदुरुस्त होगा। अगर वो काम नहीं करेगी तो उसकी हालत डाउन जा सकती है। उसे काम करना चाहिए, हल्का फुल्का ही सही, बट वो ऐसे एक्सरसाइज कर सकती है। शान ने कहा, तो आप एक्सरसाइज कीजिए पर काम मत कीजिए। अब यान्नी क्या कर सकती है? शान को मनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो मानेगा ही नहीं। यान्नी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बस आज ही लास्ट टाइम हॉस्पिटल जाऊंगी ईबो के लिए, ठीक है? सर ने कहा, आप उससे मिलने रोज़ आ सकते हो। यान्नी ने कहा, हाँ मतलब मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है लेकिन उससे मिलने में रोज़ आ सकती हूँ। सर ने कहा, ऑफ कोर्स आप जा सकते हो, वैसे भी आपसे अच्छा उसका ख्याल कोई नहीं रख सकता। आप काम नहीं करोगे, आप बैठे बैठे अदर डॉक्टर्स को बोलना, अदर नर्सेस को बोलना, वो करेंगे। मेरी सिजे काम नहीं करेंगी। अब तो सुबह के 6 बज गए थे। उन लोगों को इतना काम करते करते, बातें करते करते शान ने कहा, सिजे देखो ना, अब भी 6 बज गए, मुझे जाना है। सिजे ने कहा, ठीक है, मैं इसे पैक कर दूँ? शान ने कहा, नहीं, मैं पैक करूँगा। वो अंदर गया किचन में, वहाँ से एक टिफ़िन बॉक्स लेके आया, उसमें अच्छे से उसको सूप को रखा, पैक किया और बोला, तो चलिए अब मैं चलता हूँ। सिजे ने कहा, अरे शान। शान ने कहा, बोलो ना, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रहे हो? शान ने कहा, मैं कुछ तो नहीं। उसने अपना लंच बॉक्स बताया और कहा, ये तो ले लिया है। मोबाइल फ़ोन तो, हाँ फ़ोन नहीं लिया, मैं भी लेके आता हूँ। उसने वहीं लंच बॉक्स को रखा और चला गया अपना फ़ोन लेने। हाथ में फ़ोन लेते हुए आया, दिखाया और कहा, ये देखो सिजे, ले लिया। सिजे ने कहा, शान तुम कुछ और भूल रहे हो। शान ने कहा, अब मैं क्या भूल रहा हूँ सिजे? सिजे ने कहा, मैं दिखाती हूँ। उसने शान का हाथ पकड़ा, उसे मिरर के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, देखो ये क्या भूल रहे हो तुम? शान ने वहाँ देखकर कहा, ओह गॉड, मैं वो। सिजे हंसने लगी। उन्होंने कहा, तुम भी ना आजकल कितनी सिली हरकतें कर रहे हो। शान ने कहा, मैं भी ना, मैं सच में सिली हूँ। शान ने एक्चुअली में अपने नाइट वेयर्स ही चेंज नहीं किए थे। वो सुबह उठने के बाद डायरेक्ट किचन में आ गया था। उसने बात तो छोड़ो, अपना
मुंह तक नहीं वॉश किया था और यहीं आकर के खाना बनाने लगा था। फिर जान ने कहा मैं शावर लेके आता हूँ। वो गया, शावर लेके आया। अब उसे 6:30 तो बज ही गए थे। उसने कहा बहुत लेट हो गया है सुजय, मैं तो चला। वैसे वो उठा नहीं कुंभकर्ण। सुजय ने कहा वो अभी नहीं उठेगा, वो 8 बजे उठता है, उसको तुम्हारी आदत जो लग गई है। शान ने कहा सुजय आप मुझे ताना काट रहे हो। सुजय ने कहा नहीं शान, मैं तुम्हें ताना नहीं कस रही हूँ, जाओ अब तुम। शान निकल गया, वही अपना ब्रेकफास्ट का लंच का डब्बा लेकर के, और हॉस्पिटल पहुँचा। हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसे सुबह के 7 बज गए थे। हल्की हल्की धूप भी आने लगी थी क्योंकि बारिश का मौसम है, बादलों से पूरा का पूरा आसमान भरा हुआ था, बट फिर भी हल्की हल्की धूप आ रही थी। ठंडी ठंडी हवा में मौसम आज का बहुत अच्छा था। शान कैब से बाहर निकला, उसने खुद से ही कहा एक लंबी सांस लेते हुए, आज का मौसम कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। और फिर वो अंदर जाने लगा। हॉस्पिटल में ज़्यादा कोई शोर शराबा अभी था नहीं, जितना कैजुअली रहता है। मॉर्निंग में कोई ज़्यादा था नहीं। वो चलते चलते ईबो के रूम के पास आया। उसने कहा फाइनली आज फिर मैं आ गया। उसने दरवाजे को ओपन किया, सामने उसने देखा और वो एकदम चौंक गया। उसने कहा वाह तुम। शान लगभग भागते हुए ईबो के बेड के पास गया। उसने कहा वाह ये कैसे हुआ, कब तुम अचानक से। वो बहुत खुश हो गया था, उसे जैसे शब्द नहीं मिल रहे थे अपनी खुशी को समझाने के लिए। वहाँ पर मैडम लैन थी जिन्होंने कहा उसने कोशिश की और वो कामयाब भी हो गया। एक्चुअली में ईबो उठ करके बैठ गया था। ये बहुत बड़ी बात थी शान के लिए तो, क्योंकि हफ्तों से वो एक ही कोशिश तो कर रहा है ईबो को बैठाने की, पर वो बैठ ही नहीं पाता था। फाइनली ईबो बैठ गया था और शान बहुत ज़्यादा खुश था। उसने ईबो को हक करते हुए कहा मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ईबो ने कहा मैं भी खुश हूँ। मतलब हाँ, मॉनिटर पर लिखा आया ये सब। वो अभी भी अपनी आवाज़ को निकालने की कोशिश करता था। वो कुछ शब्द बोल पाता था, टूटे फूटे से शब्द, जैसे एक छोटा सा बच्चा बोल पाता है वैसे ही शब्द ईबो बोल पाता था। क्योंकि उसे इतने साल हो गए हैं बिस्तर पर लेटे लेटे, उसने कब से कुछ नहीं बोला है, इसलिए जब भी वो बोलता था तो उसके गले में दर्द होने लगता था। फिर भी वो कोशिश करता था कि वो अच्छे से बात कर पाए। शान ईबो से थोड़ा दूर हुआ। उसने कहा देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। ईबो ने अपना सिर हिलाकर बोला कि क्या। वो इशारों में पूछ रहा था। शान ने वही अपना लंच बॉक्स निकाला और उसे दिखाया और कहा देखो सूप। वैसे तो ये आधा मैंने बनाया और आधा सिज्जे ने बनाया है। शान खुद ही एक्सप्लेन करने लगा, इसे मैंने सब कुछ किया था बट मुझे गैस चलाना नहीं आया, मैं गैस चलाना ही भूल गया और इसलिए सिज्जू ने बना दिया ही आधा। मतलब इसमें मेरा भी टेस्ट आएगा, मैंने बनाया ना, और सिज्जी का भी, तो ये ख़राब बिल्कुल नहीं लगेगा। हालांकि मैंने टेस्ट नहीं किया है, फिर भी मैं बोल सकता हूँ सिज्जी ने बनाया है तो अच्छा ही होगा। ईबो ने जैसे स्माइल किया और उस बोल को अपने हाथों में ले लिया। वो अपने हाथ तो हिला पाता था, वो खड़ा नहीं हो सकता था, अब जाके तो वो बैठ पाया था। उसने फिर से एक शब्द कहा गा, और शान के फेस पर वही एक स्माइल आ गई। उस दिन शान बहुत बकर बकर किए जा रहा था। तो मॉनिटर पर ईबो ने भी लिख दिया अपनी बकवास बंद करो, मुझे आराम भी करने दो। उनकी खट्टी मीठी नोकझोंक वो चालू हो गई थी। ईबो मॉनिटर के थ्रू जवाब देता था और शान खुद के मुंह के थ्रू। यानली भी वहीं थी जो कि ये सब देख करके काफ़ी खुश थी। शान खुद भी पहले से काफ़ी अच्छा दिखने लगा था क्योंकि वो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। हेल्थ इज़ वेल्थ, वो ये मानता है। शान को ईबो बहुत पसंद था, उसके लुक्स के लिए, उसकी पर्सनालिटी, उसके बारे में जो कुछ भी शान ने पढ़ा उसके लिए, और ईबो उसे प्यार करता है इसलिए। एंड कहीं ना कहीं वो अंदर से ईबो से प्यार भी करने लगा था क्योंकि वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है। इस हिसाब से उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं था, बट फिर भी उसे इतना पता था कि हाँ वो इस इंसान से प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। भले ही उसकी यादें मिट जाएं, फिर भी उसके दिल को पता है कि ये वही इंसान है, ये वही एक शख्स है जिससे वो हमेशा से प्यार करता आया है। उस दिन शाम को कुछ तो अजीब था जो ईबो को परेशान कर रहा था, क्योंकि जान रोज़ रात को वहाँ से जाता है नाइट में मैडम लाइन को छोड़ करके ईबो के पास, लेकिन आज वो थोड़ा जल्दी चला गया। आज जैसे ही शाम के 5 बजे शान को पता नहीं क्या हुआ कि वो यहाँ से चला गया। ईबो को चिंता तो थी, उसने अपनी माँ से पूछा भी, पर उसकी माँ को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, वो कुछ बता ही नहीं पाई। अब ईबो बेचारा परेशान था कि हो क्या रहा है, शान को क्या हुआ है अचानक से। दूसरी तरफ शान जो अपने अपार्टमेंट में था जहाँ पर उसका भाई जियांग चेन था,
जो कि एक अल्फ़ा है। सान जो कि बेड पर लेटा हुआ था और उसकी पूरी बॉडी पसीने में जैसे लिप्त थी। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था, चीख रहा था और जियांग चेन उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने सान से कहा, स्टूपिड, मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जल्दी वापस आ जाना, फिर भी तुम देखो कैसी हालत कर ली है अपनी। और सान बोल रहा था, आज जो भी हुआ है मुझे मेडिसिन ला के दो। सान का तो सर घूम रहा था, उसे चक्कर भी आ रहे थे एंड उसे अपने लोअर बॉडी में बहुत पेन हो रहा था। एक्चुअली में सान की रट आ गई है। जियांग चेन जो मेडिसिन लेकर आया था उसने सान को दी, तब जाकर सान को थोड़ी राहत मिली। उसके बाद से पूरे 5 दिन तक ईबो ने सान को देखा ही नहीं और ईबो अपनी मदर से रोज़ पूछता था कि आखिर सान कहाँ है। वो अचानक से गायब हो गया। फिर से ईबो की गालियाँ स्टार्ट हो गई थी। वो अपनी मदर से बोलता था, एक बार मैं चलने लगूँ फिर मैं उनसे जा कर के सच में पीटूँगा। वो ऐसे कैसे मुझे बार बार छोड़ के जा सकता है। मैडम लैन को भी ऐसा था कि उन्हें भी पूछना चाहिए कि आखिर सान गया कहाँ है। उन्होंने यानली से पूछा और यानली का क्या था, उन्होंने बता दिया कि आखिर सान क्यों नहीं आ पा रहा है। अब मैडम लैन बेचारी क्या करती है, अपने बेटे को कैसे बताए कि उसका हस्बैंड अभी रटम से परेशान है इसलिए नहीं आ पा रहा है। जब ईवो ने उनसे पूछा तो उन्हें बताना ही पड़ा। बस फिर क्या कर सकते हैं। फिर ईवो वेट कर रहा था कि उसका हस्बैंड कब वापस आएगा। उसके लिए वो 5 दिन जैसे 5000 सालों के बराबर थे। उसके लिए एक एक मिनट काटना कितना कठिन था वो सिर्फ वही जानता है। दूसरी तरफ जान, उसकी हालत भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। उसे उस समय में बहुत कुछ फील हो रहा था। उसके साथ में हालांकि उसका ब्रदर था जो उसका ख्याल रखता था, उसे खाना खिलाता था। सान की रट काफ़ी ज़्यादा टफ थी। उसे उसके भाई से ये भी पता चला कि पिछले 1.5 साल से उसकी एक बार भी रट नहीं आई थी और ये इसलिए था क्योंकि सान बहुत कमज़ोर हो गया था ईबो के एक्सीडेंट के बाद। सान को अपनी हीट में कुछ धुंधली यादें भी आई थी जो कि उसकी रट के आखिर तक काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गई थी। उसे इस ज़िंदगी का तो कुछ याद नहीं आया लेकिन पिछली ज़िंदगियों का सब कुछ याद आया। उसे याद आया कि पहली ज़िंदगी में वो कितने खुश थे। उनका एक बेटा भी हुआ करता था लेकिन उन दोनों की मौत एक हादसे में हो गई थी। दूसरी ज़िंदगी का उसे याद आया कि वो एक एम्परर था जिसे वांगची ने गलत समझकर मरवा दिया था। बाद में वो खुद भी उसके साथ ही मर गया था। तीसरी ज़िंदगी में उसे एक लड़के से प्यार हुआ। नहीं, एक लड़की से प्यार हुआ जो कि असल में एक लड़की नहीं, एक लड़का था। अंदर से उसकी आत्मा एक लड़के की थी, शरीर एक लड़की का था। जैसे ही वो लड़का उसे छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चला गया, फिर कभी भी विंग ने किसी और से प्यार नहीं किया। वो बस इंतज़ार करता था हमेशा वांगची का। ये उसकी पहली ज़िंदगी है जब वांगची ने किसी लेडी को जिसका नाम लॉन्गनू था उसे पॉसेस कर लिया था और उसकी बॉडी में आ गया था। विंग के साथ वो रहा था काफ़ी हफ्तों तक और उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा उसने एंजॉय भी किया था। उसे विंग से प्यार जो हो गया था, विंग ने उससे कन्फेस किया था और उसके एक दिन बाद जब विंग अपने बिस्तर से उठा तो वो एक लेडी के साथ था। लेकिन अब उसे वो वाइब्स नहीं आ रही थी जो पहले उसे आती थी। जैसे ही वो उठा उस लेडी ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में आने की। विंग समझ गया था कि वांगची चला गया है, उसे छोड़कर चला गया है। विंग वहाँ से चला तो गया था, उसके बाद में पता नहीं उस लेडी को क्या हुआ या शायद उसकी याददाश्त चली गई। जो भी हुआ हो, वो विंग को छोड़ कर के वापस से अपने ड्रैगन पैलेस वापस चली गई थी और विंग को बिल्कुल कभी फोर्स नहीं किया, वापस नहीं आया। उसने मैरिज भी कैंसिल करा दी। पता नहीं कैसे चमत्कार हुआ लेकिन ये हो गया था। उसके बाद विंग हमेशा अकेला ही रहा। उसने बस एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। उस बच्चे के सहारे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी काटी। बैक टू प्रेजेंट उसकी हीट ओवर हो चुकी थी और वो अपने बरसों के या कहें सदियों के प्यार जो अधूरा रह गया था उससे मिलने जा रहा था। उसका लंजा, उसका वांगची, उसका ईबो, उससे वो आज मिलने जा रहा है। इतना पुराना जो कुछ उसने याद किया, जो उसे पुरानी यादें वापस आई उसकी, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश है। वो अपने प्यार से मिलने जो जा रहा है। वान को आज कुछ अलग फील हो रहा था। पिछले दिनों की तरह आज वो उछल कूद करते हुए, गाना गुनगुनाते हुए नहीं आया था। बहुत साइलेंटली आया था। बहुत सारे अरमान, बहुत सारे एहसास, बहुत सारा प्यार अपने दिल में समा कर लेके आया था।
वो उस रूम के बाहर खड़ा था। वैसे तो वो कईयों बार ईबो से मिल चुका है, इस बार भी कईयों बार मिल चुका है, लेकिन फिर भी एक नया एहसास है उसके मन में, एक नया नया आलम सा उमड़ रहा है, उसे कुछ अलग ही फील हो रहा है। वो उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। फिर भी वो उस शख्स को जो उसका है उसे देखने की पूरी ज़ोर कोशिश करना चाहता है, उसे देखना चाहता है, उससे बातें करना चाहता है। उसने दरवाज़ा खोला, वो अंदर गया। उसने देखा ईबो वहीं बेड पर सोया हुआ है। वो उसके पास गया, उसने ईबो की चिक्स पर हाथ रखा। ईबो जाग गया। उसने शान को देखा, वो भी खुश हो गया। उसने कहा, गा? शान ने कहा, गा। शान की आंखों से आंसू आने लगे। ईबो थोड़ा डर गया कि आखिर इससे क्यों हुआ। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शान के गालों को पोंछते हुए उसके आंसुओं को साफ किया। उसे सर हिला के पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है। उस रूम में सिर्फ ईबो था, मैडम लान नहीं थे। ईबो था, शान था, बस दोनों थे। शान ने ईबो से कहा, मुझे 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 याद आ गया है। ईबो जैसे एक पल के लिए कांप गया। शान को क्या याद आ गया है? क्या शान को याद आ गया है जो ईबो ने उसके साथ किया? उसे कितना परेशान किया, कितना टॉर्चर किया, ये सब कुछ उसे याद आ गया है। शान ने कहा, मुझे सब कुछ याद आ गया है। लंजा। ईबो की पूरी बॉडी जैसे कांप गई थी। ये शब्द लंजा, मतलब शान को उसकी पुरानी यादें आ गई हैं, पुराने जीवन की यादें। पर किस जीवन की? ईबो पूछना चाहता था, पर उसके पूछने से पहले ही जैसे शान समझ गया था, उसने खुद ही बता दिया। उसने कहा, सब कुछ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। हम कैसे अलग हुए हर बार, पर इस बार नहीं होंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। उसने ईबो को हाथ को पकड़ते हुए कहा, उसे अपने दिल पर ले जाते हुए कहा, मेरी धड़कनें जब तक रहेंगी तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा। मैंने हर बार तुमसे प्यार किया है, इस बार भी किया है और हर बार करता रहूँगा, सिर्फ तुमसे। ईबो की भी आंखों से आंसू आ रहे थे। ये इमोशनल मोमेंट था उन दोनों के लिए। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हम 5 साल बाद का देखते हैं। शान का वही पुराना सा अपार्टमेंट आज जैसे बहुत ज़्यादा सजा हुआ है। कुछ तो खास बात थी। पूरे अपार्टमेंट को, उस पूरे घर को, जो छोटा सा उसका घर था, उस घर को सजाया हुआ था अलग अलग फूलों से, अलग अलग सामान से। देखकर ऐसा लग रहा था कोई फंक्शन होने वाला है या कोई बहुत अच्छा फंक्शन होने वाला है। पूरा घर लगभग फूलों से, बलून से, स्पेशली बलून से, जिसमें रेड कलर के बलून थे, वाइट कलर के बलून बहुत ज़्यादा थे, उनसे सजाया हुआ था। डोर पर भी बलून लगाए गए थे, गार्डन में भी बलून थे, हर जगह बलून 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 बिखरे हुए थे। वहाँ पर कई लोगों की आना जाना भी लगा हुआ था। काफ़ी लोग वहाँ आ रहे थे। सबसे पहले हम देखते हैं यानली को, जो अपने हस्बैंड जिन जोशवान और उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा जिसको उसने गोदी में उठाया हुआ है, एक थोड़ा बड़ा सा लड़का जिसका हाथ पकड़ के यानी लेके आ रही थी। ये 4 लोग एंटर करते हैं। उसके थोड़ी देर बाद एक और कपल वहाँ आता है, जिसमें से एक लड़की एक लड़के की कमर पर हाथ रख के उसे अपने साथ लगभग खींचते हुए लेके आ रही है। वो लड़का और लड़की आपस में बहस करते हुए आ रहे हैं। ये हैं सोंगलेन और लो चिमियान। वो दोनों भी ऐसे ही झगड़ते हुए खट्टी मीठी नोकझोंक के साथ में अंदर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर ईबो के मम्मी पापा आ रहे हैं। दोनों साथ में बड़े खुश दिख रहे हैं। आपस में बातें करते हुए वो भी अंदर चले जाते हैं। फिर देखते हैं शान के अंकल आंटी, वो भी आ रहे हैं, वो भी अंदर चले गए। फिर हम देखते हैं नी मिंगजे, उसका छोटा ब्रदर नी होसेन, उसकी वाइफ वैनचिंग, वैनचिंग का ही भाई वैननिंग, ये सारों वहाँ जा रहे हैं, अंदर चले जाते हैं। फिर एक इंसान और आता है जिसके मुंह पे हमेशा की तरह गुस्सा बिल्कुल नहीं था, बल्कि हमेशा के उल्टे स्माइल थी। ये है जियांग चन और इसके साथ में भी एक ओमेगा था, एक बॉय ओमेगा, जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर था। उसके साथ ये भी अंदर चला जाता है। अब हम अंदर का नज़ारा देखते हैं। ईबो जो कि अंदर एक चेयर पर बैठा है, उसके पास में ही एक और इंसान जिसे हम जानते हैं, वो और कोई नहीं जान है, जिसके हाथ में लगभग 1 साल का बच्चा है, जिसे लेकर वो ऊपर उसे उछाल करके उसके साथ खेल रहा है। वो बच्चा भी हंस रहा है, गिगल कर रहा है और बाकी सब लोग इस सब को देख रहे हैं। ईबो खुद भी इस नज़ारे को एंजॉय कर रहा है। ये बच्चा शान का और ईबो का बेटा है। इसका नाम उन्होंने वही रखा है जो उन्होंने अपने पहले जन्म में अपने पहले बच्चे का रखा था, युआन। ईबो फिर शान से कहता है, गा आप उसे नीचे रोकिए, उसका बर्थडे है आज। वैसे भी हम लोग को केक कटिंग करनी है।
सान युआन को अपनी गोद में लेकर के ईबो के पास आया। शेमलेसली उसने सबके सामने ईबो के चिक्स पर किस किया और ईबो शाय फील करने लगा। सान ने हंसते हुए कहा, तुम भी ना सही क्यों नहीं बोलते, तुम मुझे मिस कर रहे हो इसलिए बुला रहे हो। ईबो ने कहा, मैं सच में तुम्हें पीटूंगा। सान ने कहा, तुम ये बात हर बार बोलते हो और मुझे देखते ही तुम जैसे बदल जाते हो। ईबो ने सान को घूर कर देखा और सान बिल्कुल चुप हो गया। तब उन्होंने युआन का हाथ पकड़ा, उसके छोटे छोटे हाथों में वो चाकू थोड़ा सा पकड़ाया। वो चाकू जो था असली चाकू नहीं था, बल्कि प्लास्टिक का चाकू था। उसको पकड़वाया, केक कटवाया और उन दोनों ने एक दूसरे को ही खिलाना चालू कर दिया। युआन को बिल्कुल सा उन्होंने चखाया। देन बाकी सबकी पार्टी चालू हो गई। वहाँ पर लाउड म्यूज़िक बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि बच्चे के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। वहाँ पर लाउड म्यूज़िक नहीं था। खाना भी ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था हैवी फूड में, सबका नॉर्मली रखा गया था। जिसको जो पसंद है वही बनवाया गया था। ईबो अब चल भी सकता है, बोल भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये उसका ही बच्चा है सान के साथ। जियांग चिन को भी एक ओमेगा मिल ही गया, जो कि कोई और नहीं बल्कि ईबो का ही कज़न ब्रदर सिचैन है, जो कि एक ओमेगा है। और जियांग चिन को वो बहुत पसंद आ गया, उसने उससे शादी भी कर ली है। दूसरी तरफ है हमारा सॉन्गलन, जिसे सान ने फंसा दिया था और फाइनली उसे लो चिमयांग से शादी करनी पड़ी, क्योंकि जब उसकी हीट आ गई थी तो लो चिमयांग ने उसका ख्याल रखा था और उसकी हीट की वजह से उसकी रट ट्रिगर हो रही थी और फिर उन दोनों ने अपना आपा खो दिया था। कंट्रोल लूज़ करने की वजह से उनके बीच में बहुत कुछ हो गया था। फिर भी म्याम्या ने उसे फोर्स नहीं किया था, उससे वो एक चांस तो देना चाहती थी। फिर भी सॉन्गलन ने कहा कि वो उसे पसंद तो हमेशा से करता था, बट उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन अब वो खुद को एक चांस ज़रूर देगा। वो ऐसे कोवर्ट की तरह नहीं रह सकता। बात तो सही है, सान को उसकी लाइफ में जीने देना चाहिए और उसे भी मूव ऑन कर जाना चाहिए। उनके बीच में स्टार्टिंग में तो कुछ भी ठीक नहीं था, वो दोनों बहुत लड़ते थे। आज भी वो दोनों लड़ते हैं, बट इस बार बात अलग है। नीम हुसैन ने भी मूव ऑन कर ही लिया था और नीम जिस बात से बहुत खुश हैं, वो इस बात से ज़्यादा खुश हैं कि जिसके साथ उसने मूव ऑन किया उसे वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। अरे ऐसे नहीं, वो उस इंसान को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो कोई और नहीं है बल्कि वेनचिंग का ही भाई वेननिंग है। सब लोगों का एक हैप्पी सा फैमिली हो गया है अभी। यानली जो कि प्रेग्नेंट थी, अब उसको एक बेबी है, एक बेबी बॉय जो कि 4 साल का है। पार्टी चलते चलते काफ़ी देर भी हो गई थी। फाइनली सब लोग अपने अपने घर लौट गए थे। सभी लोग चले गए थे। वहाँ पर अब बस सान था, उसका बेबी था और उसका बेबी हस्बैंड था, जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ईबो ने अपने बच्चे को सुला दिया तो सान ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ईबो ने कहा, हाँ क्या कर रहे हो, गा छोड़ो मुझे। सान ने कहा, तुम्हें नहीं लगता हमें एक और बेबी प्लान करना चाहिए? ईबो ने कहा, खबरदार तो सोचो, अभी तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं, मुझे जाने दो। वो नौटंकी कर रहा था, हालांकि उसे भी सान बहुत पसंद है। सान का उसे टीज़ करना, उसे छेड़ना उसे बहुत पसंद है, पर फिर भी जो नौटंकी न दिखाए वो ईबो कैसा। सान ईबो के लिप्स पर किस करने वाला था, लेकिन तभी उनका बेबी जाग गया और रोने लगा। ईबो ने कहा, देखो इसे भी नहीं पसंद, फिर भी सान ने उसके लिप्स पर किस कर ही दिया। ईबो ने कहा, सान का आपको नहीं लगता बेबी देख रहा है? सान ने कहा, अच्छी बात है ना, तो उसको भी रोमांटिक होना चाहिए अपने फादर की तरह। ईबो भी ये सुनकर के हंसने लगा। हेलो एवरीवन, तो आज हमारा ये एफएफ ख़त्म होता है। मैंने इस एफएफ के थ्रू बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, मुझे बहुत अच्छा भी लगा इसको शेयर करते हुए। ख़त्म करते हुए मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा है, बट जो चीज़ स्टार्ट हुई है उसको एंड तो करना ही पड़ता है। बट ये एंडिंग अनएक्सपेक्टेड था। आई नो आप लोग यही बोलोगे, दीदी ये क्या था, पर जो भी हो एंडिंग तो हो ही गया है। एंड जितना मैंने इस चैनल पे एफएफ डाले हैं, मतलब पिछले एफएफ्स में, उसमें वो मुझे ज़बरदस्ती ही एंड करने पड़े हैं। बट एक ही एफएफ है कि जिसको मैं एंड करना तो नहीं चाहती थी, बट एंड तो करना पड़ता है। वेल, हम लोग नेक्स्ट एफएफ में फिर से मिलेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है ना? हम लोग दोबारा मिलेंगे, आप लोग बस वेट करना।
और अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।